सभी को मेरा सादा प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। डेफिनेटली मैं पढ़ाती हूँ आपको लाइफ साइंसेस। देखिए, आज आपको बहुत अच्छे से मैं फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट 3 फोटो फॉस्फोराइलेशन डायग्रामेटिकली हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता है कहीं तो ज़रूर बताइए, और उसके बाद अपनी जो भी आपके पास बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास पाथ फाइंडर है, जो भी है उससे रिवाइज ज़रूर करिए। अगर आप सुन रहे हैं और फिर रिवाइज कर रहे हैं तो हम डैम श्योर कि आपको डेफिनेटली सब चीज़ समझ आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। फोटोसिंथेसिस में हमको दो सीक्वेंशियल स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की होगी तो दूसरी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की होगी। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस और हम बोल देते हैं कैल्विन साइकिल। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं इनमें क्या होगा? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है सनलाइट से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा स्टोर्ड केमिकल एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड एनर्जी करेंसी जो हमारी होती है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहाँ होती हैं? ये होती हैं जो हमारे क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम है, ग्रेनम में एक एक थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शंस होती हैं। अब लाइट रिएक्शंस में क्या होगा? नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और यही दोनों आज हम पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? ओके, चलिए। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में क्या होगा? जो भी एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से मिले हैं वो प्रोवाइड करेंगे एनर्जी को। किसके लिए? ताकि कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म किया जा सके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से। NADPH एंड ADP जो है वो स्टोर, उनमें एनर्जी स्टोर होती है और वो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो उनके पास होंगे वो डार्क रिएक्शंस में हेल्प करेंगे शुगर बनाने में, ग्लूकोज बनाने में। किससे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से बनेगा। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को कई बार हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये साइक्लिक होती है नेचर में, और कैल्विन ने बताया था इस साइक्लिक नेचर के बारे में, इसीलिए इनको कैल्विन साइकिल भी बोल दिया जाता है। हालांकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं वो लाइट को यूज नहीं करती हैं, एक रिएक्टेंट के तौर पे वो लाइट को यूज नहीं करती हैं क्योंकि उनको लाइट नहीं चाहिए, वो डार्क में भी हो रही हैं। लेकिन उनको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूर जरूरत है, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी अपना काम नहीं कर पाएंगी। बस बात इतनी है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अंधेरे में हो जाएंगी लेकिन प्रोडक्ट तो उनको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का ही चाहिए। तो हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीटली लाइट डिपेंडेंट हैं। ओके, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं वो उनमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं हमको? ATP एंड NADPH। तो यही प्रोडक्ट्स जो हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को ड्राइव करने में हेल्पफुल होंगे और हेल्प करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में। ओके, एक बार जब इनसे एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एटीपी और NADPH से जब एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया गया डार्क रिएक्शंस के लिए, तो ये मॉलिक्यूल वापस से चले जाते हैं लाइट रिएक्शंस में वहां से और एनर्जी इकट्ठा करने। ऐसा भी होता है कि कई बार जो हमारे डार्क रिएक्शंस हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, उनमें कुछ एंजाइम होते हैं जिनको थोड़ा सा लाइट का एक्सपोजर जरूरी होता है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं, मतलब होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हो सकता है उनको थोड़ा लाइट चाहिए तो वो डार्क में पूरा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल होंगे, वो जो एंजाइम्स होंगे, वो थोड़ा दिन दिन में ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखिए कहाँ होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमको देखने को मिलता है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। पूरा जो हमारे फोटो सिस्टम्स है वो कहाँ है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में है।
ध्यान से देखना, आप हर एक चीज को ध्यान से देखना, हम एक एक बात को ढंग से समझते हुए चलेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, लाइट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनका ट्रांसपोर्ट होगा वाटर से कहाँ पे, NADP पॉजिटिव पे, और इवोल्यूशन होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, तो समझ गए, लाइट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ से होंगे, वाटर से ट्रांसपोर्ट होंगे, कहाँ पे, NADP पॉजिटिव पे विद द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें हमें दो फोटो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, फोटो सिस्टम 1 एंड 2, दो फोटो सिस्टम है। पहला हमारे पास फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर होगा, फिर हमारे पास फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर होगा। तो मूवमेंट जो रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वाटर वो रहेगा टू, फिर फोटो सिस्टम 2 एंड देन टू फोटो सिस्टम 1। ध्यान रखिएगा, वाटर से पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फोटो सिस्टम 2 में, फिर जाएंगे फोटो सिस्टम 1 में। ठीक है, दोनों फोटो सिस्टम का कोलैबोरेशन रहता है, और फाइनली फोटो सिस्टम 1 से जो है NADP पॉजिटिव के पास जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान एक इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स भी बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स भी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स नहीं, I'm sorry, प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी जनरेट होती है। जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो हेल्प करेगी फोटोसिंथेसिस ऑफ ATP। अब ध्यान से सुनिए, देखिए ATP का फॉर्मेशन हुआ लाइट इंड्यूस्ड लेकिन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान, तो हम इसको क्या बोल देंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन होता है ATP का फॉर्मेशन, लेकिन लाइट इंड्यूस्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान जब हमारे पास हमें फॉस्फोराइलेशन देखने को मिली, तो उसको हमने बोल दिया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे आगे आप डायग्राम देखेंगे जिसमें मैं आपको शो करूंगी कि किस तरह से Z स्कीम होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपको फियोफाइटिन नहीं शो किया गया है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए क्या होता है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो शुरू होता है जब फोटो सिस्टम 2 जो है वो एब्जॉर्ब करेगा फोटोन्स को। फोटोन की एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे रिएक्शन सेंटर होता है P680। जो P680 है वो फोटोन की एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो रैपिडली अपने इलेक्ट्रॉन्स को फियोफाइटिन को दे देगा, और फिर से किसे दे देगा, फियोफाइटिन को दे देगा। फियोफाइटिन उनको आगे ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन आफ्टर P680 प्लस एस्टैटिक साइन लगाते हैं वहाँ पे, जो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अपने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के बाद उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दिए हम बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए P680 ने फियोफाइटिन को, तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे P680 प्लस में चला जाता है। जब कोई प्लस में है तो मतलब उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो अपनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत को जो P680 है वो कहाँ से पूरा करता है, वो पूरा करता है वाटर मॉलिक्यूल से। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट P680 को नहीं देता है। P680 जो सेंटर है फोटो सिस्टम 2 में, उसके पास हमको मिलती है D1 प्रोटीन्स देखने को, और D1 प्रोटीन्स जो हैं, D1 प्रोटीन में हमको टायरोसिन रेजिड्यू देखने को मिलेगा। कैपिटल YZ और स्मॉल z में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं पहले इलेक्ट्रॉन देते हैं टायरोसिन को, फिर जाता है वो D1 में जो टायरोसिन है, तब वो मिलता है P680 को। ठीक है, तो P680 अपनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पे के लिए किस पे डिपेंडेंट है, वाटर मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट है। फियोफाइटिन के पास P680 से कहाँ जाते हैं, रिएक्शन सेंटर से जब एक्साइटेड फॉर्म आ गई उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, फियोफाइटिन पे जाएंगे, जो यहाँ मेंशन नहीं आपको दिखा। फियोफाइटिन जो है, देखिए फियोफाइटिन जो है वो क्या होता है, फियोफाइटिन एक क्लोरोफिल होता है, लेकिन उसमें सेंट्रल मैग्नीशियम आयन नहीं होता है। उसमें सेंट्रल मैग्नीशियम आयन जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है 2 हाइड्रोजन से। ध्यान से सुनिए मेरी बात, फियोफाइटिन जो है उसपे क्या नहीं होता, जल्दी से बताइए। फियोफाइटिन जो है उसमें मैग्नीशियम आयन नहीं होता, वो क्लोरोफिल है विदाउट मैग्नीशियम आयन, रदर उसके पास 2 हाइड्रोजन आयंस होते हैं। जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज P680 होगा वो कहाँ से अब अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा
कहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल से। और ये P680 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। देखिए यहाँ एक मॉलिक्यूल है वाटर का, तो हमें 2 प्रोटॉन मिल रहे हैं, इसके साथ हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और हाफ O2। तो पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। तो जब 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो हमें 4 प्रोटॉन्स मिलेंगे और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। लेकिन ये वाटर का स्प्लिटिंग कैसे होगा, तो वाटर की स्प्लिटिंग के लिए होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वाटर की स्प्लिटिंग के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मैंगनीज स्टेबलाइजिंग प्रोटीन होगी। मैंगनीज स्टेबलाइजिंग प्रोटीन आपको PSP एंड PSQ देखने को मिलती है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में आपको PSP एंड PSQ प्रोटीन्स जो हैं वो देखने को मिलेगी। मैंने क्यों नहीं लिखा है, आप ये ड्रॉ करेंगे, आप ये लिखेंगे, ताकि आपको साथ साथ में समझ आता रहे। आप जो मैं बोल रही हूँ वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में हमको मैंगनीज स्टेबलाइजिंग प्रोटीन देखने को मिलेगी, उसके साथ ही हमें मैंगनीज 4 मैंगनीज देखने को मिलते हैं। कितने, 4 मैंगनीज, और 4 मैंगनीज के साथ कैल्शियम आयंस भी होते हैं, क्लोराइड आयंस भी होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो हम बाइकार्बोनेट आयन को, क्लोराइड आयंस को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में अलोंग विद मैंगनीज, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन एंड बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, जिसमें मेन स्प्लिटिंग में जो रोल प्ले करते हैं वो मैंगनीज होता है। बाकी का रोल उतना क्लियर नहीं है अभी। तो मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए वहां पे मैंगनीज स्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी होंगी। क्लियर है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्सीडेशन करता है एक सीरीज के थ्रू, ठीक है। एकदम से नहीं, एक सीरीज के थ्रू करेगा, ठीक। और उस सीरीज में फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिलीज होगा। लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो मेनली रिलीज करता है वो इनर थाइलेकोइड स्पेस में करता है। कहाँ करेगा, इनर थाइलेकोइड स्पेस में। देख सकते हैं आप, इनर थाइलेकोइड स्पेस जो ह्यूमन साइड जो है, ठीक है। ओके, देखिए फिर हमारे पास जो यहाँ पे हो गया मैंगनीज में जो है वो मैंगनीज में ही करेगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। मैंगनीज दरअसल एक स्टेबल स्टेट में होता है। मैंगनीज पहले एक स्टेबल स्टेट में होता है जिसको हम S0 कहते हैं। मैंगनीज 5 साइकिल से होते हो जाता है। पहले वो S0 में है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो एक के लिए फिर वो S1 में गया, फिर दूसरे के इलेक्ट्रॉन के लिए वो S2 में जाएगा, तीसरे के लिए वो S3 में जाएगा, और चौथे के लिए वो S4 में जाएगा, ठीक। तो S0, S1, S2, S3, S4 5 स्टेट्स जो है वो मैंगनीज की आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, S0 से लेके S4 तक। सबसे स्टेबल जो फॉर्म रहता है वो रहता है S0, और सबसे अनस्टेबल जो फॉर्म रहता है वो रहता है S4। तो जब मैंगनीज खुद बहुत अनस्टेबल फॉर्म में आ गया, क्योंकि वो अनस्टेबल फॉर्म में क्यों जा रहा है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो सेंटर है उससे बार बार जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। लेकिन जब बिल्कुल आपका S4 पोजीशन में जब आ जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, तो वो भी बड़ा चिढ़ जाता है और कोशिश करता है कि मैं खुद को स्टेबलाइज करूं। और खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट कर दिया जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के बाद वापस से इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और ये स्टेबल बन जाएगा। स्टेबल बन जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, और इस तरह से बार बार जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता रहेगा, हमारे पास स्प्लिटिंग जो है वो होती रहेगी। अब हमारे पास देखिए, हम समझ गए कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है, और उसमें मैंगनीज सबसे स्टेबल फॉर्म जो है वो S0 में होता है, ठीक है। और सबसे अनस्टेबल फॉर्म जो है वो S4 में होता है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के 2 वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज से कितने प्रोटॉन्स बनते हैं, 4 प्रोटॉन्स बनते हैं। कितना ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, ठीक। फाइन और नॉट फाइन, बिल्कुल क्लियर। तो ऑक्सीजन से जो है हमारे पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से सबसे पहले कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, टायरोसिन के पास जाएगा। टायरोसिन के बाद P680 प्लस के पास जाएगा, ठीक है।
तो हम बोल देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है जो फंक्शन करता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और P680 के बीच में वो होता है कैपिटल बाई स्मॉल z से हम रिप्रेजेंट करेंगे टायरोसिन रेजिड्यू को, ठीक है फाइन। उसके बाद P680 के बाद हमें पता है कि कहाँ जाता है, थियोफाइटिन पे जाता है। थियोफाइटिन जो है वो ट्रांसफर करता है फिर प्लास्टोक्यूनोन को। क्यू रिप्रेजेंट्स क्यूनोन, क्यू रिप्रेजेंट करता है किसको, क्यूनोन को। क्यू बी भी होता है और क्यू ए भी होता है। दो फॉर्म्स में हमको प्लास्टोक्यूनोन जो है वो देखने को मिलता है। प्लास्टिड में है ना, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड है, तो इसको प्लास्टोक्यूनोन बोल देते हैं। एक क्यू ए फॉर्म भी होता है और क्यू बी फॉर्म भी होता है प्लास्टोक्यूनोन का, ठीक है। क्यू ए फॉर्म जो है वो बाउंड करता है, वो प्राइमरी फॉर्म होगा। क्यू ए फॉर्म प्राइमरी फॉर्म होता है वो D1 नहीं D2 के साथ। क्यू ए बाउंड करता है D2 के साथ। क्यू बी जो सेकेंडरी क्यूनोन है वो बाउंड करता है D1 प्रोटीन के साथ। ध्यान से सुनिए, D1 प्रोटीन के साथ क्यू बी बाउंड होता है, ठीक है। अब प्लास्टोक्यूनोन एग्जैक्टली क्या है, एक फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्यूनोन होता है जो प्रेजेंट मिलता है हमको इसमें फोटोसिस्टम 2 में। बाकी के भी हमको क्यूनोन्स देखने को मिलते हैं। यूबी क्यूनोन है ना, मेना क्यूनोन और भी होते हैं, लेकिन ये यूबी क्यूनोन मेना क्यूनोन जो है हमें पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फाइलोक्यूनोन हमें फोटोसिस्टम 1 में देखने को मिलता है। अभी के लिए क्या समझ गए, क्यूनोन ए एंड बी, प्लास्टोक्यूनोन ए एंड बी। प्लास्टोक्यूनोन ए जो है वो प्राइमरी क्यूनोन है, बाउंड करेगा D2 के साथ। क्यूनोन बी जो है वो सेकेंडरी क्यूनोन है, बाउंड करेगा किसके साथ, D1 के साथ। क्लियर है, ठीक है। अब क्यू ए जो है उसको फोटो रिड्यूस किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्लास्टो सेमी क्यूनोन में, ओके। जो हमारे पास क्यू ए है उसको सिर्फ प्लास्टो सेमी क्यूनोन में ही फोटो रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन क्यू बी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, 2 प्रोटॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए आपको मेन में यहाँ दिखाई दिया है, क्यू बी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, 2 प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करेगा और एक पूरा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन्स भी एक्सेप्ट करे और पूरा रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या बनेगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में हमारे पास क्या बन जाता है, यूबीक्यूनोल, प्लास्टो यूबीक्यूनोल, प्लास्टोक्यूनोल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, प्लास्टोक्यूनोल। और इसको हम फुली रिड्यूस्ड क्यूनोन जो है वो क्या है, प्लास्टोक्यूनोल। और वो जो हमारे पास प्लास्टोक्यूनोल बी है वही रिड्यूस हो सकता है पूरा का पूरा, प्लास्टोक्यूनोल बन जाएगा, ठीक है। प्लास्टोक्यूनोल देखिए डिफ्यूज करेगा मेम्ब्रेन से, ठीक है, डिफ्यूज करेगा मेम्ब्रेन से, बाइंड करेगा साइटोक्रोम B6F के साथ। ये किसके साथ बाइंड करता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के साथ। ये है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो क्यूनोल है वो किसके साथ बाइंड करेगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है वो हमको फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 के बीच में देखने को मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म करता है ना, फोटोसिस्टम 1 और 2 के बीच में। तो क्यूनोल जो है कहाँ आ गया हमारे पास, कहाँ इसकी बाइंडिंग साइट होगी, साइटोक्रोम B6F के पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लास्टोक्यूनोल जो कि पूरा रिड्यूस्ड फॉर्म में है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा प्लास्टोक्यूनोल का, और जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं, स्ट्रोमा में आ जाते हैं। जो QH2 था उसका ऑक्सीडेशन होगा साइटोक्रोम B6F में, ठीक है। और जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, स्ट्रोमा में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साइटोक्रोम F जो होगा, मेनली साइटोक्रोम F जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ को, प्लास्टोसाइनिन के पास। साइटोक्रोम F, B6F है ना पूरा कॉम्प्लेक्स, तो F जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है प्लास्टोसाइनिन के लिए। प्रोटॉन्स जो है वो कहाँ आ गए, स्ट्रोमा में आ गए। तो Q जो है हमारा फिर से क्या हो गया, फिर से क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा वापस से। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलती है, Q साइकिल जो है आपको यहाँ देखने को मिलती है, ठीक। फिर साइटोक्रोम B6F से कहाँ गए, प्लास्टोसाइनिन में गए, प्लास्टोसाइनिन से कहाँ चले जाएंगे, हमारे पास फोटोसिस्टम 1 में चले जाएंगे।
साइटोक्रोम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? साइटोक्रोम आप जानते हैं इनमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स हैं जिनके पास हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है इनके पास? हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। मेन साइटोक्रोम आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं? ए बी सी साइटोक्रोम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको कौन सी फॉर्म में दिख रहा है? साइटोक्रोम B6F की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है साइटोक्रोम जो पूरा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ठीक है, अब इस साइटोक्रोम B6F में क्या होता है? साइटोक्रोम B6F में ध्यान से सुनिएगा क्या क्या होता है। साइटोक्रोम B है, लेकिन साइटोक्रोम बी के दो पार्ट होंगे, 2 साइटोक्रोम बी होंगे। ध्यान से सुनिए, 2 साइटोक्रोम बी होंगे, एक साइटोक्रोम एफ होगा। ठीक है, एक साइटोक्रोम एफ जो है हिस्टोरिकली साइटोक्रोम एफ जो है ये अब साइटोक्रोम सी हम इसको बोल देते हैं। ठीक, तो साइटोक्रोम बी, 2 साइटोक्रोम बी होंगे। इस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? 2 साइटोक्रोम बी होंगे, एक साइटोक्रोम एफ होगा और एक रिस्की आयरन सल्फर प्रोटीन भी होती है। ध्यान से सुनिए, रिस्की आयरन सल्फर प्रोटीन कहां देखने को मिलती है? रिस्की आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम B6F में देखने को मिलती है। साइटोक्रोम B6F में क्या क्या हो गया? एक रिस्की आयरन सल्फर प्रोटीन हो गया, 2 साइटोक्रोम बी हो गए और एक साइटोक्रोम F हमारे पास मिल जाता है हमको। ठीक है, अब ये साइटोक्रोम B6F जो है ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोक्विनोल से कहाँ के लिए? प्लास्टोसाइनिन के लिए। प्लास्टोसाइनिन क्या है? एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। प्लास्टोसाइनिन क्या है? देखिए ध्यान से सुनिए, जो भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो वाटर इनसॉल्युबल है। जो आपको मेम्ब्रेन से बाहर दिखाई देगा वो क्या होगा? वाटर सॉल्युबल है। तो जो भी यहाँ आपको मेम्ब्रेन के अंदर दिखाई देगा वो वाटर इनसॉल्युबल होगा, हाइड्रोफोबिक रीजन आपको पता है, और जो मेम्ब्रेन के बाहर होगा वो कैसा होगा? वाटर सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे क्या चलेगा? क्यूनोन साइकिल चलेगा। क्यूनोन साइकिल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोक्विनोल से साइटोक्रोम बी के पास जाएगा और एक टाइम पे एक ही जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। अगर दोनों को एक साथ भेजता है ना तो एफिशिएंसी जो है एटीपी प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। ये भी पूछा जाता है कई बार। तो एक प्रोटॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को एक ही बार में भेजता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक बार में भेजेगा ना तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 प्रोटॉन्स अंदर आते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने प्रोटॉन्स आएंगे? जल्दी से बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने प्रोटॉन्स यहां अंदर आएंगे? 4 प्रोटॉन्स अंदर आएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन वोटर की स्प्लिटिंग से कितने बनते हैं? 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बनते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्ट्रोमा से ल्यूमेन में कितने प्रोटॉन्स आएंगे? 8 प्रोटॉन्स आएंगे। टोटल कितने प्रोटॉन्स आएंगे? यहाँ 8 प्रोटॉन्स आ जाएंगे और 4 पहले ही 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से हमको 4 प्रोटॉन्स पहले ही मिले होते हैं। तो 8 और 4 12 हो जाते हैं। ये मैं आपको अगली डायग्राम्स में और ज्यादा क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी आप कितना समझ गए कि एक इलेक्ट्रॉन तो जो हमारे पास प्लास्टोक्विनोन बी है वो 2 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? एक एक करके अब कहाँ देगा? साइटोक्रोम B6F को देगा। साइटोक्रोम B6F में जो है प्लास्टोक्विनोल को वापस से क्विनोल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस दौरान 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या होंगे? स्ट्रोमा ल्यूमेन की तरफ को रिलीज होंगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर दिया जाएगा प्लास्टोसाइनिन में। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन से कहां जाते हैं? फोटोसिस्टम 1 पे जाते हैं। ठीक है, अब फोटोसिस्टम प्लास्टोसाइनिन से गए फोटोसिस्टम 1 में। फोटोसिस्टम 1 में जो है फिर वो जाएंगे आपके, पहले यहाँ डायरेक्ट बताया गया है, आगे वाली डायग्राम में मैं आपको क्लियरली और बताऊंगी। ठीक है, यहाँ जाता है वो प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 में चला गया। फोटोसिस्टम 1 से जो है वो कहाँ जाएगा? एक ए डॉट होगा, फिर A1 होगा। ए डॉट जो है वो मॉडिफाइड क्लोरोफिल होती है। A1 जो है उसको हम फाइलोक्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन कहते हैं। और फाइनली पहुंच जाता है फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन क्या है? एक स्मॉल, देखिए मेम्ब्रेन से बाहर है तो वाटर सॉल्युबल आयरन सल्फर सेंटर आप देख सकते हैं। आयरन सल्फर एक प्रोटीन होता है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा सॉल्युबल ही
क्या होगा आपके पास, FNR होगा, फेरोडॉक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज, ये आ गया आपके पास FNR। फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज जो होगा वो क्या करेगा, कैटालाइज करेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन टू NADP, ठीक, और हमारे पास जनरेशन होगा एक NADP पॉजिटिव का, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास एक NADP पॉजिटिव, एक NADPH बनता है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आने वाले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 2 NADPH2 बने, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 NADPH बनेंगे, क्लियर। एक दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने NADP बनेंगे, NADPH बनेंगे एक, और 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने बन जाएंगे, 2 NADPH बन जाएंगे। और ये हमारा जो ATP सिंथेस है वो काम कर रहा होता है ATP की सिंथेसिस के लिए। तो चलिए बाकी के भी हम पूरा डायग्राम्स देखते हैं और इसको और अच्छे से जो है ध्यान से समझते हैं। देखिए लाइट एनर्जी यहाँ पे आई, लाइट एनर्जी एंटीना मॉलिक्यूल से होते हुए P680 पे गई। P680 जो है वो एक्साइटेड हो जाएगा, P680 एक्साइटेड फॉर्म में फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन को जो है वो दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन। प्लास्टोक्यूनोन जो है A और B दो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स को जो है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो P680 जो है दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देके P680 पॉजिटिव स्टेट में चला जाता है। अब पॉजिटिव मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन मांगेगा वो किससे, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास क्या है, मैंगनीज है। मैंगनीज जो है S0 फॉर्म में स्टेबल था, प्रोटॉन्स देते इलेक्ट्रॉन्स देते देते वो S4 में भी पहुंच जाता है। तो अब वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है मेनली पहले कहाँ जाएंगे, D1 प्रोटीन के पास जाएंगे। D1 प्रोटीन में जो हमारे पास क्या होता है, टायरोसिन रेजिड्यू होता है, टायरोसिन रेजिड्यू में जाएंगे तभी जो है आगे P680 पे पहुंचेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे, क्लियर है। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन के पास या प्लास्टोक्यूनोन A के पास, लेकिन प्लास्टोक्यूनोन A जो है वो पूरी तरह से रिड्यूस नहीं होता है, सेमी प्लास्टोक्यूनोन रहता है। प्लास्टोक्यूनोन B जो है वो पूरी तरह से रिड्यूस होता है और प्लास्टोक्यूनोल बन जाता है। प्लास्टोक्यूनोन A प्राइमरी प्लास्टोक्यूनोन है जो हमें D2 प्रोटीन में मिलता है, प्लास्टोक्यूनोन B जो है हमें D1 प्रोटीन में मिलता है। अब ये प्लास्टोक्यूनोल जो है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, जहां पे इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा और प्लास्टोक्यूनोल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा तो 2 प्रोटॉन रिलीज होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ 8 प्रोटॉन रिलीज होंगे और यहाँ पे ATP का सिंथेसिस भी होगा, किसके थ्रू, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू। फिर यहाँ से चले गए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन एक वाटर सॉल्युबल हमारे पास कंपोनेंट है। प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा P700 में, जो एक्साइटेड स्टेट में कहा जाएगा, फिर क्लोरोफिल A के पास जाएगा। क्लोरोफिल A जो है एक मॉडिफाइड क्लोरोफिल है, उसके बाद जाएगा फाइलोक्यूनोन में और जो फिर जाएगा फेरोडॉक्सिन में, जिसके पास एक आयरन सल्फर कंपोनेंट भी होता है। पैराडॉक्सिन पे फिर यहाँ पे आपके पास क्या आता है, आपके पास यहाँ आएगा FNR, ठीक है, FAD NADPH रिडक्टेज आपके पास आएगा। फेरोडॉक्सिन NAD पॉजिटिव रिडक्टेज यहाँ पे आएगा और कैटालाइज करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन टू NAD पॉजिटिव। और यहाँ पे जो है वो कुछ प्रोटॉन्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक NAD पॉजिटिव बन जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आएंगे तो 2 NAD पॉजिटिव हमारे पास बन जाते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पे और क्या हुआ, देखिए ये आपके पास क्यू साइकिल चला। फोटोसिस्टम 2 में ल्यूमेन है, लाइट आ रही है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहे हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए कितना, 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, 2 प्रोटॉन्स ये रहे, हाफ वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। और जब एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल, 2 पूरे वाटर मॉलिक्यूल आपके पास होंगे तो 4 प्रोटॉन्स बनेंगे।
पूरा ऑक्सीजन इवोल्यूशन होगा और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर लेकिन क्यूनोन जो है वो कितने एक्सेप्ट करता है, 2 को करता है और आगे उनको ट्रांसपोर्ट करता है प्लास्टोसाइनिन के पास। और इसका जो प्लास्टोक्यूनोन जो है, जिसका ये देखिए इसको ऐसे शेप बनता है ना, क्यू शेप बनता है, इसलिए इसको क्यू साइकिल बोलते हैं। क्यूनोन साइकिल बोल लीजिए, पर क्यू शेप की वजह से भी इसको क्यू साइकिल बोलते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम B6 में इसका रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन हो गया और आगे चला गया। ठीक है, प्रोटॉन पंपिंग जो है यहाँ हो गई। हमारे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने प्रोटॉन जा रहे हैं, 4 प्रोटॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, आपका क्यू साइकिल PQ को फिर से साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। तो आप क्या समझ गए कि फोटोसिस्टम 2 में से फोटोसिस्टम 1 में जाएगा। फोटोसिस्टम 1 में जो है जाएगा 2 प्रोटॉन, 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं 4 प्रोटॉन को और 4 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे। फाइनल आपके पास कितने बनेंगे, 2 NADPH बनेंगे और 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं कि ATP सिंथेस जो है कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आपका है फोटोसिस्टम 2, यहाँ पे आपका क्यू साइकिल चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या चलेगा, आपका क्यू साइकिल चलेगा। प्लास्टोसाइनिन देखिए वाटर सॉल्युबल है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स पहले ही 4 जो हैं प्रोटॉन रिलीज हो चुके हैं। यहाँ से कितने आएंगे, N की जगह 8 होगा। कितने आएंगे टोटल, 8 जो हैं वो आएंगे। ठीक, 8 प्रोटॉन्स आएंगे। कितने आएंगे, 8 प्रोटॉन्स आएंगे यहाँ पे। किससे, क्यू साइकिल के बाद कितने प्रोटॉन्स आएंगे, 8 प्रोटॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 8 प्रोटॉन रिलीज होंगे। 4 प्रोटॉन्स पहले ही यहाँ हमारे पास हैं। टोटल कितने हो गए, 12 प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, अब कहीं आप पढ़ते हैं कि 2 ATP बनते हैं, कहीं पढ़ते हैं आप 4 ATP बनते हैं, कहीं पढ़ते हैं आप 3 ATP बनते हैं। तो हम मेनली यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि 12 ATP हैं, 3 ATP जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, 3 प्रोटॉन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं एक ATP बनाने के लिए, तो उस हिसाब से 4 बनने चाहिए। लेकिन ये माना जाता है कि एक प्रोटॉन जो है वो फॉस्फेट होल्ड के लिए लगता है। तो अप्रॉक्सीमेटली सही तरीके से कहें तो 3 ATP जो है यहाँ जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, कितने जनरेट हो जाते हैं, 3 ATP जो हैं यहाँ पे जनरेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ओके, 3 ATP यहाँ जनरेट होंगे हमारे पास। आप NCERT में पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 ATP दिए गए होते हैं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएटली हम बात करेंगे तो 12 यहाँ पे हमें हाइड्रोजन मिल रहे हैं। रफली बात करते हैं तो 3 हाइड्रोजन से एक ATP बनता है और एक ATP जो है फॉस्फेट को होल्ड करने में भी लगेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 ATP यहाँ बनेंगे, 2 NADPH बनेंगे। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कितने बन जाते हैं, 2 NADPH बनेंगे, 3 ATP हमें मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी ये पूरा कॉम्प्लेक्स आई होप आपको समझ आ गया हो। लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, जब ATP की प्रोडक्शन होगी तो प्रोटॉन्स जो हैं वो ल्यूमेन से बाहर को जाते हैं। ATP की प्रोडक्शन के दौरान प्रोटॉन्स ल्यूमेन से बाहर की तरफ को जाते हैं। तो ये था आपका नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या हो सकता है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के दौरान ऐसा हो सकता है कि फेरेडॉक्सिन से NADP पॉजिटिव की तरफ, देखिए फोटोसिस्टम 1 है, प्लास्टोसाइनिन से आते हैं फोटोसिस्टम 1 पे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कई बार इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, अपना फोटोन ऑफ लाइट भी मिलता है फोटोसिस्टम को, है ना। 4 फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है फोटोसिस्टम 1 भी। ठीक है, तो अपना इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तब ये प्लास्टोसाइनिन से एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब इसके पास अपना नहीं होगा तब ये प्लास्टोसाइनिन से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पर जब प्लास्टोसाइनिन से एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर जो हमारे पास फेरेडॉक्सिन जो होता है, ठीक है, फेरेडॉक्सिन जो होता है वहां पे FNR ना काम करके, ठीक है, NADP पॉजिटिव के पास ना जाके कहाँ जा सकता है, जल्दी से बताइए कहाँ जा सकता है, वो वापस से साइटोक्रोम B6 में जाता है। वही क्यू साइकिल जो है वो चलती है हमारे पास, साइटोक्रोम B6F में जाता है और फिर 5 प्लास्टोसाइनिन के पास वापस आ जाता है और ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। इसमें सिर्फ 2 ATP बनते हैं, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ 2 ATP बनते हैं, NADPH कुछ भी नहीं बनता है। नॉन साइक्लिक में आपको अप्रोक्सीमेटली 3 ATP देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में 2 ATP देखने को मिलते हैं। ठीक, नॉन साइक्लिक में आपको 2 NADPH भी मिलेंगे, साइक्लिक में आपको ये NADPH जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ हुआ, नॉन साइक्लिक में हुआ, साइक्लिक में फोटोलिसिस भी नहीं होगा।
ऑक्सीजन इवोल्यूशन किसमें हुआ, नॉन साइक्लिक में हुआ, साइक्लिक में ऑक्सीजन इवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये हो गया आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जो है काम करेगा। इसके साथ एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, जो आपने पढ़ा आपका क्यूनोन क्यूबी पढ़ा, क्यूबी की तरह एक करता है DCMU। क्या बोला मैंने, DCMU, डाइक्लोरोफिनाइल डाई मिथाइल यूरिया डाईयूरॉन भी इसको कहा जाता है। ये जो है फोटो सिस्टम 2 को इनहिबिट कर सकता है बाय बाइंडिंग विद क्यूबी, मेनली किसके साथ, क्यूबी, जो आपके पास प्लास्टोक्विनोन बी है उसके साथ बाइंडिंग से। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ज्यादा प्रोडक्टिव जो है वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को कहा जाता है। आप बोलेंगे मैम कि सिर्फ 2 ATP बने, लेकिन ये कम फोटोन एब्जॉर्ब करके ज्यादा ATP बना सकता है, मतलब अपनी एफिशिएंसी इसकी थोड़ी अच्छी मानी जाती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिव जो है इसमें कम ATP है और नॉन साइक्लिक में जो है वो ज्यादा ATP है तो प्रोडक्टिव वो ज्यादा होगा। मतलब फोटोन एब्जॉर्प्शन और जो आगे एनर्जी का इवोल्यूशन हुआ उस हिसाब से ओवरऑल देके साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, थैंक यू।